हेलो एवरीवन। तो आज मैं आई ग्रैब्ड द लीश ऑफ द ब्लाइंड बीस्ट मांगा की आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो रोना के हैरिंगटन मैंशन से वापस आते आते काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि रोना शाम के वक्त हैरिंगटन मैंशन से बाहर निकली थी, इसलिए उसे वापस क्लेवेंट मैंशन में लौटते लौटते रात होने लगी थी। पर करीना की वो सारी बातें सुनने के बाद और उससे क्राउन प्रिंस सेबियल के बारे में जानने के बाद रोना काफी उदास हो गई थी। इसीलिए वो धीमे धीमे छोटे छोटे कदम रखकर अपने आप को जैसे तैसे घसीट कर ही क्लेवेंट मैंशन की ओर वापस आ रही थी। करीना से मिलने के बाद रोना का मूड काफी खराब हो गया था और वो बहुत परेशान हो गई थी। पर रोना अपने डिप्रेस्ड मूड के साथ ही अपने चेहरे पर एक कड़वी सी मुस्कान लिए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मैंने सोचा था कि मेरे एक बार करीना से मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सोचकर रोना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर अपने आप से सवाल करते हुए थोड़ा सा रोते हुए अपने मुंह में बड़बड़ाती है कि मास्टर इलियन तो अभी भी नॉवल की स्टोरी की तरह ही है। उनकी आंखों की रोशनी अभी भी वापस नहीं आई है। लेकिन आखिरकार करीना सेबियल से पहले मिली ही क्यों? उसे पहले मास्टर इलियन से मिलना चाहिए था और उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आनी चाहिए थी। ये सब कहने के बाद रोना के सब्र का बांध टूट जाता है, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट होकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखती है और फिर चिल्लाते हुए नॉवल के क्रिएटर से सवाल करती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। जोर से चिल्लाकर ये सवाल पूछने के बाद रोना के मन की भड़ास थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए वो अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर से हटाकर अपने सिर के ऊपर रखती है और फिर एक लंबी सांस लेती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि रोना शांत हो जाओ। लेकिन फिर रोना अपने आप से कहती है कि नहीं, भला इस वक्त मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। अगर नॉवल की स्टोरी इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो क्या मैं कभी इस नॉवल को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में लौट पाऊंगी? अपने आप से ये सारे सवाल करने के बाद रोना इलियन के बारे में सोचते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मास्टर इलियन का क्या करूंगी। अगर मास्टर इलियन कभी भी करीना से नहीं मिले तो उनके फ्यूचर का क्या होगा? अगर इस नॉवल की स्टोरी ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो क्या मास्टर इलियन को अपनी बाकी की बची हुई पूरी जिंदगी अंधे रहकर ही बितानी होगी? इन सब बातों के बारे में सोचने और ये सारे सवाल करने के बाद रोना इलियन और अपने फ्यूचर को इमेजिन करने लगती है, जिसमें इलियन और रोना काफी बूढ़े हो चुके हैं, पर इलियन की आंखों की रोशनी अभी भी वापस नहीं लौटी है, जिसकी वजह से वो एक अंधे आदमी की तरह ही अपनी जिंदगी जी रहा है। और क्योंकि इलियन करीना से नहीं मिला है और उसकी आंखों की रोशनी भी वापस नहीं आई है, इसीलिए नॉवल की स्टोरी का एंड जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ और इसीलिए रोना भी अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाई और इसीलिए वो उस फ्यूचर में भी इलियन की मेड बनकर ही इलियन के साथ रहती है। क्योंकि रोना के उस इमेजिनेशन में वो बूढ़ा इलियन अंधा था, इसीलिए वो अपनी उंगली से इशारा करते हुए रोना से पूछता है कि रोना, मेरे आगे क्या है? पर क्योंकि रोना की इमेजिनेशन में रोना भी काफी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसकी नजरें भी कमजोर हो चुकी थी। इसलिए बूढ़े इलियन का सवाल सुनकर बूढ़ी रोना हल्का सा हंसते हुए इलियन को जवाब देती है कि ऐसा लगता है कि लाल गुलाब खिल गए हैं और आपके आगे बहुत सारे लाल गुलाब ही है। इलियन और अपने बुढ़ापे को इस तरह से इमेजिन करने के बाद रोना काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि वो जड़ी बूटी जो मास्टर इलियन की आंखों की रोशनी लौटा सकती है वो कल मुरझा जाएगी।
अपने और इलियॉन के फ्यूचर को इमेजिन करके और उस जड़ी बूटी के मुरझाने की बात को सोचकर रोना काफी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है और फिर अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के नीचे रखकर अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करके अपने मन में अपने आप से कहती है कि क्या मुझे खुद ही मास्टर इलियॉन की आंखें ठीक कर देनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे तो मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मुझे ये भी पता नहीं है कि मैं उस हर्ब का इस्तेमाल कैसे करूं जिससे मास्टर इलियॉन की आंखों की रोशनी ठीक हो जाए। ये सब सोचकर रोना काफी निराश हो जाती है और फिर अपना सिर थोड़ा सा झुकाए अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखे हुए अपने चेहरे को छुपाते हुए अपने आप से कहती है कि मुझे हर्ब्स के बारे में करीना से सवाल कर लेने चाहिए थे और उससे पूछ लेना चाहिए था कि किस तरह के हर्ब का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। लेकिन मैं तो इलियॉन और करीना को एक दूसरे से मिलवाने के लिए इशारों में हिंट्स देने में बिजी थी। रोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। रोना अपने दोनों हाथों को अपने गालों पर रखे हुए अपने चेहरे को सपोर्ट करते हुए वहां पर खड़ी हुई थी, पर तभी बारिश की बूंदों को अपने ऊपर गिरते हुए देखकर रोना काफी निराश हो जाती है और फिर निराश होकर एक लंबी सांस लेते हुए अपने आप से कहती है कि लो, अब बारिश भी होना शुरू हो गई। आज का दिन ही खराब था, जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ और ऊपर से अभी ये बारिश भी होना शुरू हो गई। रोना ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से बारिश बहुत जोरों से होना शुरू हो जाती है। ये देखकर रोना बारिश से बचने के लिए अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखती है और फिर थोड़ा नर्वस होकर आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये बारिश तो बहुत जोरों से गिर रही है। ये सोचकर रोना अपने हाथों को अपने सिर के ऊपर रखे हुए बारिश से बचने की कोशिश करते हुए दौड़कर क्लेवेंट मैंशन की तरफ जाने लगती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि मैं लगभग ग्रैंड डुके के मैंशन के पास ही पहुंचने वाली हूँ, इसीलिए अगर मैं दौड़कर जाऊंगी तो मैं जल्दी ही क्लेवेंट मैंशन में पहुंच जाऊंगी। ये सब सोचकर रोना बारिश से बचते हुए जल्दी से दौड़कर क्लेवेंट मैंशन की तरफ जाने लगती है, पर जैसे ही वो क्लेवेंट मैंशन के नजदीक पहुंचते हैं तभी उसे क्लेवेंट मैंशन के बाहर सीढ़ियों के पास इलियॉन खड़ा हुआ दिखाई देता है। इलियॉन को क्लेवेंट मैंशन के बाहर खड़े हुए बारिश में भीगते हुए देखकर रोना काफी हैरान हो जाती है, इसलिए वो इलियॉन से थोड़े कदमों की दूरी पर खड़े होकर इलियॉन को मास्टर इलियॉन कहकर पुकारती है। रोना की आवाज सुनकर इलियॉन रोना की आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। रोना ने बारिश से बचने के लिए अभी भी अपने दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर रखा हुआ था और वो इलियॉन से थोड़े कदमों की दूरी पर खड़ी हुई थी। फिर रोना इलियॉन की फिक्र करते हुए इलियॉन से पूछती है कि मास्टर इलियॉन, आप बिना छाते के यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर आप ऐसे यहाँ खड़े रहकर बारिश के पानी में भीगोगे तो आपको सर्दी हो जाएगी और आप बीमार पड़ जाओगे। रोना को अपनी फिक्र करते हुए देखकर इलियॉन एक बेचारे से इंसान के जैसी शक्ल बनाकर रोना की तरफ देखते हुए उसे रोना कहकर पुकारता है और फिर रोना से पूछने लगता है कि रोना, आज तुम कहाँ गई थी? पर इलियॉन ने ऐसा पूछा ही था कि तभी अचानक से रोना को छींक आ जाती है, जिसकी वजह से उसे इलियॉन का सवाल सुनाई नहीं देता है। फिर रोना अपनी दोनों बाजुओं को क्रॉस करके सिकुड़कर खड़े हुए कंप कपाते हुए इलियॉन से कहती है कि माफ करना। वापस आते वक्त बारिश के पानी की वजह से मेरे कपड़े गीले हो गए, जिसकी वजह से अब मुझे थोड़ी ठंड लग रही है। पर रोना की ये बातें सुनने के बाद इलियॉन बिल्कुल खामोश होकर वहीं पर खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता है। ये देखकर रोना अपना सिर उठाकर इलियॉन की तरफ देखती है
और फिर ठंड की वजह से कंपकपाते हुए, थोड़ा नर्वस होकर इलियन के चेहरे की तरफ देखते हुए इलियन से कहती है कि सर, आप अपनी बात कहना जारी रख सकते हो। पर रोना की ये बातें सुनकर कि उसके कपड़े बारिश की वजह से पूरी तरह से भीग गए हैं और उसे काफी ठंड लग रही है, ये सुनकर इलियन का मूड काफी खराब हो जाता है। इसलिए वो रोना की बातें सुनने के बाद उससे आगे और कोई सवाल नहीं करता है और जल्दी से रोना के करीब जाकर रोना की एक बाजू को पकड़ लेता है। अचानक से इलियन को अपनी बाजू पकड़ते हुए देखकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर इलियन से सवाल करने लगती है कि क्या बात। पर रोना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक से इलियन रोना को जल्दी से अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर रोना काफी नर्वस हो जाती है और वो थोड़ा एम्बैरेस्ड भी फील कर रही थी। इसलिए फिर रोना थोड़ा हकलाते हुए इलियन से पूछती है कि सर, आप क्या कर रहे हो। पर इलियन रोना की बात का कोई जवाब नहीं देता है और रोना को अपनी गोद में उठाए आगे बढ़ते हुए सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर क्लेमेंट मैंशन की तरफ जाने लगता है। ये देखकर रोना थोड़ा नाराज हो जाती है और फिर थोड़ी ऊंची आवाज में इलियन को मास्टर इलियन कहकर पुकारते हुए इलियन से कहती है कि मैं अपने आप चलकर जा सकती हूँ। पर इलियन रोना की इस बात का भी कोई जवाब नहीं देता है और रोना को अपनी गोद में उठाए आगे की तरफ बढ़ता रहता है। इलियन को इस तरह से बिना किसी परेशानी के सीढ़ियां चढ़कर आगे बढ़ते हुए देखकर रोना थोड़ी ऊंची आवाज में इलियन से कहती है कि यह झूठ है कि आपको दिखाई नहीं देता है ना। पर इलियन रोना की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता है और रोना को लेकर क्लेवेंट मैंशन के अंदर आ जाता है। क्लेवेंट मैंशन में अंदर जाने पर इलियन रोना को लेकर अपने कमरे के अंदर बने हुए अपने बाथरूम में लेकर जाता है और फिर रोना को अपनी गोद से उतारने के बाद खुद वहां से जाते हुए रोना से कहता है कि नहा लो। पर इलियन के अचानक से उसे उठाकर अपने बाथरूम में ले आने की वजह से रोना काफी शॉक्ड थी, इसीलिए वो बुत बनकर वहीं पर खड़ी हुई थी। पर जैसे ही इलियन दरवाजे के बाहर पहुंचता है तो ये देखकर रोना अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर इलियन को रुकने के लिए कहकर थोड़ा नर्वस होकर उससे पूछती है कि क्या ये। पर रोना ने अभी ऐसा पूछा ही था कि तभी इलियन उस बाथरूम का दरवाजा बंद करने से पहले रोना से कहता है कि तुम्हारा जैसे मन करे तुम इस जगह का वैसे इस्तेमाल कर सकती हो। इलियन की बातें सुनकर रोना आगे भी कुछ कहने वाली थी, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाती इलियन उस बाथरूम का दरवाजा बंद करके वहां से चला जाता है और रोना इलियन को रोकने के लिए आगे बढ़ाए अपने हाथ को वैसे ही आगे बढ़ाए हुए वहां पर खड़ी रहती है और फिर बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखते हुए थोड़ा नर्वस होकर अपनी बात पूरी करते हुए इलियन से कहती है कि लेकिन सर, ये आपका बाथरूम है। पर लेकिन क्योंकि इलियन कब का वहां से जा चुका था, इसलिए रोना थोड़ी देर तक वैसे ही वहां पर खड़े रहने के बाद गर्म पानी की सप्लाई को ऑन कर देती है और फिर बाथटब को पानी से भर देती है। थोड़ी देर बाद जब बाथटब नहाने लायक गर्म पानी से भर जाता है तो रोना एक लंबे से टॉवल को लपेटकर बाथटब के अंदर बैठ जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स्ड होते हुए अपने आप से कहती है कि अब मुझे काफी अच्छा लग रहा है। इस गरम गरम पानी में नहाने से मेरी थकावट काफी हद तक दूर हो गई। ये सोचकर रोना खुश होकर बाथटब के उस पानी में छोटी सी डुबकी लगाती है और फिर इलियन के बारे में सोचते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मास्टर इलियन काफी नाराज लग रहे थे। क्या मेरे यहाँ से जाने के बाद ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मास्टर इलियन गुस्सा हो गए? इलियन के बारे में ये सारी बातें सोचने के बाद रोना उस गरम गरम पानी का मजा लेते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि रहने दो,
जो हो गया सो हो गया। ये सोचकर रोना अपने मन में अपने आप से कहती है कि इस वक्त मुझे इस आलीशान बाथरूम के मजे लेने चाहिए। पता नहीं इसके बाद कब मुझे इस तरह के आलीशान बाथरूम को इस्तेमाल करने का मौका मिले। पर यह सोचकर रोना उस बाथटब के पानी में थोड़ी और गहरी डुबकी लगाती है, जिसकी वजह से बाथटब का वो पानी अब उसके मुंह तक पहुंच गया था। फिर रोना अपनी आंखें खोलकर कुछ सोचते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि वैसे अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सोचने के बाद रोना बाथटब के उस पानी का आउटफ्लो ऑन कर देती है, जिसकी वजह से बाथटब का वो पानी धीरे धीरे कम होने लगता है और बाथटब खाली होने लगता है। फिर रोना उस लंबे से टॉवल को अपने आप पर लपेटे हुए उदास होकर उस बाथटब के अंदर बैठे हुए इलियॉन के बारे में सोचते हुए अपने आप से कहती है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है। शायद इसलिए क्योंकि इलियॉन मुझ पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। इसलिए मैं जब भी इलियॉन के बारे में सोचती हूँ कि शायद वो करीना के बिना कभी भी अपनी खोई हुई आंखों की रोशनी फिर से नहीं पा पाएगा, ये सोचकर मुझे इलियॉन के लिए बहुत बुरा लगता है। इलियॉन के बारे में ये सारी बातें सोचकर उदास होने के बाद रोना अपने घुटनों पर से अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि शायद मुझे इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त मुझसे ज्यादा बेचारा इंसान यहाँ पर और कोई नहीं होगा। ये सोचकर रोना अपने आप से कहती है कि इस वक्त मेरी परेशानी सबसे बड़ी है, क्योंकि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। इसलिए मुझे कैसे भी करके अपनी दुनिया में वापस लौटने की अपनी पूरी कोशिश करनी होगी, और इसीलिए मुझे किसी और के बजाय इस वक्त अपने बारे में सोचना चाहिए और अपनी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे मास्टर इलियॉन के बारे में सोचकर बहुत दुख हो रहा है। इन सब बातों के बारे में सोचकर रोना काफी थक जाती है, इसीलिए वो रिलैक्स होने के लिए थोड़ा पीछे होकर बाथटब के ऊपर अपना सिर रखती है और फिर अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस लेती है। फिर रोना इलियॉन के बारे में सोचते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे इस जगह और मास्टर इलियॉन दोनों से ही काफी लगाव हो गया है। इसीलिए मेरा इस जगह को छोड़कर जाना मेरे लिए काफी मुश्किल होने वाला है। वहीं एक तरफ रोना जो इन सब बातों के बारे में सोच कर परेशान हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ इलियॉन का बटलर बर्नार्ड इलियॉन की हालत देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड था। बर्नार्ड को इलियॉन के इस तरह से भीगे हुए होने का कारण समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो हैरान होकर एकटक इलियॉन की तरफ देखे जा रहा था। वहीं बर्नार्ड को इतना खामोश देखकर इलियॉन भी थोड़ा हैरान था। पर तभी अचानक से बर्नार्ड अपनी चुप्पी तोड़ देता है और फिर अपना सिर पकड़कर चिल्लाते हुए इलियॉन से पूछता है कि सर, आपको क्या हुआ? अचानक से आप इतना कैसे भीग गए? क्या आप इतनी भारी बारिश में बाहर खड़े हुए थे? बर्नार्ड को अपने लिए परेशान होकर चिल्लाते हुए इतने सारे सवाल पूछते हुए देखकर इलियॉन थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर बर्नार्ड को जवाब देते हुए कहता है कि मेरे पास बाहर खड़े रहकर बारिश में भीगने का अपना एक कारण था। पर इलियॉन की ये बातें सुनकर बर्नार्ड काफी गुस्सा हो जाता है और फिर इलियॉन पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है कि कारण, आपके कहने का क्या मतलब है? अगर कहीं आप बीमार पड़ गए तो? ये कहकर बर्नार्ड इलियॉन से कहता है कि सर, आप समझते ही नहीं हो कि मुझे आपकी कितनी फिक्र होती है। लेकिन बर्नार्ड ये कह ही रहा था कि तभी अचानक से इलियॉन बर्नार्ड के बाथरूम की तरफ जाते हुए बर्नार्ड से कहता है कि बर्नार्ड, मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा बाथरूम उधार ले रहा हूँ। इलियॉन की ये बात सुनकर बर्नार्ड थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर इलियॉन से पूछता है कि क्या आप मेरे बाथरूम में नहाओगे? प्लीज अब ऐसा मत कहना कि आपने अपना बाथरूम रोना को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है।
पर बर्नार्ड ने अभी ऐसा पूछा ही था कि तभी इलियॉन बर्नार्ड का बाथरूम इस तरह से उधार लेने के लिए उससे माफी मांगता है और फिर जल्दी से बाथरूम के अंदर जाकर बाथरूम का दरवाजा बंद कर देता है। बर्नार्ड इलियॉन से और भी कुछ कहना चाहता था, इसलिए वो इलियॉन को रुकने के लिए कहता है, पर तब तक इलियॉन कब का बाथरूम के अंदर जा चुका था। इलियॉन को इस तरह से अपने सवालों से बचते हुए जल्दी से बाथरूम के अंदर जाते हुए देखकर बर्नार्ड थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर फिर वो इलियॉन के लिए परेशान होकर अपना माथा पकड़ते हुए अपने मन में अपने आप से कहता है कि हाँ, सीरियसली मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मास्टर इलियॉन के दिमाग में चल क्या रहा है। थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक जाती है और क्योंकि काफी रात हो चुकी थी, इसीलिए सभी लोग अपने अपने कमरों में सोने के लिए चले जाते हैं। कुछ घंटों बाद अगला दिन शुरू हो जाता है और सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह धूप चमचमा रही थी और पंछी चहचहा रहे थे। फिर रोना अपनी मेड की ड्यूटी निभाते हुए ब्रेकफास्ट के टाइम पर डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है और फिर इलियॉन से कहती है कि मास्टर इलियॉन, ब्रेकफास्ट करने का समय हो गया है। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद रोना एक गिलास में ड्रिंक डालती है और फिर उस गिलास को इलियॉन के पास उसके सामने रखती है। फिर रोना एक प्लेट में कुछ खाना डालने के बाद उस प्लेट को इलियॉन के सामने रखते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि आज के दिन वो जड़ी बूटी मुरझा जाएगी, इसलिए मुझे कैसे भी करके आज का दिन खत्म होने से पहले पहले कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पर रोना ये सब सोच ही रही थी कि तभी अचानक से रोना की नजर इलियॉन के चेहरे पर जाती है। इलियॉन का चेहरा देखकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है और फिर इलियॉन से कहती है कि अरे ये क्या। इलियॉन का चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी थका हुआ हो और जैसे कि वो पूरी रात ठीक ढंग से सो भी नहीं पाया हो। इसलिए इलियॉन की ऐसी हालत देखकर रोना इलियॉन से कहती है कि सर, आप काफी थके हुए लग रहे हो, क्या आपको रात को अच्छी नींद नहीं आई? रोना का सवाल सुनकर इलियॉन अपना एक हाथ ऊपर उठाकर इशारे में रोना को नहीं में जवाब देते हुए अपने चेहरे पर थके हुए एक्सप्रेशन लेकर रोना की तरफ देखते हुए रोना को जवाब देता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था जिसकी वजह से मुझे कल रात को अच्छे से नींद नहीं आ पाई। इलियॉन का जवाब सुनकर रोना इलियॉन के लिए थोड़ा परेशान हो जाती है, इसलिए वो डाइनिंग टेबल पर अपना एक हाथ रखकर इलियॉन के थोड़ा पास आकर इलियॉन की आंखों में देखते हुए थोड़ा परेशान होकर इलियॉन से पूछती है कि क्या कोई सीरियस बात है। रोना का ये सवाल सुनकर इलियॉन रोना को कोई जवाब देने से पहले थोड़ा सा झिझकता है और फिर कुछ सोचने के बाद रोना से कहता है कि रोना, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? इलियॉन की ये बात सुनकर रोना डाइनिंग टेबल पर से अपना हाथ हटा लेती है और फिर थोड़ा खुश होकर अपनी आंखें बंद करके इलियॉन से कहती है कि ऑफ कोर्स सर, आप जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। अगर कोई ऐसी बात होगी जिसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तो मुझे आपकी मदद करने में और आपके सवाल का जवाब देने में खुशी होगी। रोना को इस तरह से जवाब देते हुए देखकर एक पल के लिए इलियॉन थोड़ा सा हैरान हो जाता है, पर फिर इलियॉन डाइनिंग टेबल के पास अपनी चेयर पर बैठे हुए रोना की आवाज की डायरेक्शन में देखते हुए रोना से पूछता है कि रोना, तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? अचानक से इलियॉन का यह सवाल सुनकर रोना थोड़ा हैरान हो जाती है, इसलिए वो अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करके हैरानी से इलियॉन की तरफ देखने लगती है। अचानक से इलियॉन को यह सवाल पूछते हुए देखकर रोना थोड़ा ज्यादा ही हैरान हो गई थी, इसलिए वो इलियॉन को कोई जवाब देने से पहले थोड़ी देर के लिए बिल्कुल चुपचाप इलियॉन की तरफ देखती रहती है। थोड़ी देर तक रुककर इलियॉन के चेहरे की तरफ देखने के बाद रोना हल्का सा ब्लश करते हुए थोड़ा हैरान होकर इलियॉन की तरफ देखते हुए
फिर से इलियॉन के सवाल को दोहराते हुए इलियॉन से पूछती है कि सर, मैं आपके बारे में क्या सोचती हूँ। इलियॉन अपने पूछे हुए सवाल को रोना को फिर से दोहराते हुए सुनने के बाद थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर रोना की आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए हल्का सा ब्लश करते हुए रोना को जवाब देता है कि हाँ, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने के बाद थोड़ा घबराते हुए इलियॉन से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं सच्ची सच्ची इस बात का जवाब दे सकती हूँ। रोना की ये बात सुनकर इलियॉन थोड़ा खुश हो जाता है और फिर जल्दी से रोना से कहता है कि हाँ, मुझे इस बात का बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सच सच जवाब दो। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा खुश होकर अपने बॉस इलियॉन की तारीफ करते हुए कहती है कि आप एक बहुत ही अमेजिंग बॉस हो। रोना कहती है कि कोई भी बॉस अपने एम्प्लॉयज का इतना ध्यान नहीं रखता है जितना कि आप रखते हो। बाकी बॉसेस को तो एक हाथ ले और दूसरे हाथ देख का प्रिंसिपल ही समझ आता है। वो तो आपको दी हुई सैलरी के बदले आपका पूरा पूरा खून पसीना चूसने को तैयार रहते हैं। लेकिन मुझे देखो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं इतनी अच्छी जगह में काम कर पा रही हूँ। इसीलिए मैं इस बात के लिए आपका एहसान कभी भी नहीं चुका पाऊंगी। यह सब कहकर रोना इलियॉन से कहती है कि मास्टर, आप तो ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि मैं आपकी कितनी एहसानमंद हूँ। और सिर्फ यही नहीं, मेरे बॉस के इतने हैंडसम होने की वजह से मुझे काम करते वक्त उनका चेहरा देख पाने की वजह से काफी लकी भी महसूस होता है। इसके अलावा आप विश्वास नहीं करोगे, लेकिन जब मेरी आइडेंटिटी का भी कोई प्रूफ नहीं है, तब भी मुझे ग्रैंड डुके के मेंशन में उनकी पर्सनल मेड बनकर काम करने का मौका मिलने की वजह से मैं बहुत खुश हूँ और इसकी वजह से मुझे काफी लकी भी महसूस होता है। रोना इलियॉन के एक बहुत ही अच्छे बॉस होने की तारीफ में और भी बहुत सारी बातें कहने वाली थी और वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं इलियॉन, जो रोना की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, रोना को चुप होने के लिए कहता है और फिर रोना के उसके एक बहुत ही अच्छे बॉस होने की तारीफ में कही हुई उन सब बातों को पुश करके साइड में करते हुए रोना से कहता है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, मैं तुमसे ये नहीं पूछ रहा था कि मैं किस तरह का बॉस हूँ। ये कहकर इलियॉन अपनी आंखें बंद करके थोड़ा नर्वस होकर रोना से फिर से पूछता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। इलियॉन को इस तरह से फिर से अपना सवाल दोहराते हुए देखकर रोना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि जैसे भला कोई सबऑर्डिनेट सच में अपने बॉस को सच सच में ये बताने की हिम्मत करेगा कि वो अपने बॉस के बारे में क्या सोचता है। अपने मन में अपने आप से ऐसा कहने के बाद रोना इलियॉन के बारे में कुछ सोचती है और फिर डाइनिंग टेबल पर रखी हुई चाय की केतली को पकड़कर उठाते हुए अपनी आंखें बंद करके पूरी ईमानदारी से इलियॉन से कहती है कि सर, आप एक बहुत ही वंडरफुल और रिमार्केबल इंसान हैं। इस बार रोना को पूरी ईमानदारी से अपने सवाल का जवाब देते हुए देखकर इलियॉन रोना की आवाज के डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है और बहुत ही ध्यान से रोना का जवाब सुनने लगता है। फिर रोना डाइनिंग टेबल पर रखे हुए उस चाय की केतली को उठाने के बाद इलियॉन के सामने रखे हुए एक खाली चाय के कप में उस केतली से चाय डालकर उस कप को भरते हुए इलियॉन से कहती है कि बहुत से ऐसे ऊंचे रुतबे वाले इंसान होते हैं जिनके पास दौलत और रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती है, लेकिन अपनी इतनी सारी दौलत और इतने सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल करने के बाद भी जब वो अपने शरीर पर आई हुई उस बीमारी या हेल्थ इश्यू को ठीक नहीं कर पाते हैं, तो वो इस बात को इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से आप हैंडल कर रहे हो। आप हर दिन अपनी इस कमी को अपने आप पर हावी होने से रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो
और लगातार फिर से अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीने की अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो। आप अपनी इस बीमारी से डरकर अपनी जिंदगी से हार नहीं मान रहे हो। और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से मुझे लगता है कि आप एक बहुत ही वंडरफुल इंसान हो, क्योंकि हर किसी के पास इतनी सब चीजों को झेलने के बाद भी फिर से अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते रहने की कोशिश करना इतना आसान नहीं होता है। और आपकी इसी क्वालिटी की वजह से मैं आपको काफी एडमायर भी करती हूँ। इलियॉन से ये सारी बातें करते करते वक्त रोना अब तक इलियॉन के उस चाय के कप को पूरी तरह से भर चुकी थी। इसीलिए इलियॉन से ये सारी बातें कहने के बाद रोना अपने एक हाथ में एक चम्मच और अपने दूसरे हाथ में एक कांटे को उठाती है और फिर अपने दोनों हाथों को आगे इलियॉन की तरफ बढ़ाते हुए खुश होकर इलियॉन से कहती है कि ठीक है, अब प्लीज आप अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। वहीं रोना की ये सारी बातें सुनने के बाद इलियॉन थोड़ा हैरान होकर रोना की तरफ देखे जा रहा था। फिर इलियॉन रोना के हाथ से वो चम्मच और वो कांटा ले लेता है, पर फिर इलियॉन उस चम्मच को लेने के बाद उस चम्मच को अपने सीधे हाथ में लेकर उसे थोड़ा कसकर पकड़ता है और फिर थोड़ा झिझकते हुए रोना से कहता है कि रोना, क्या मैं तुमसे एक और सवाल कर सकता हूँ? इलियॉन की ये बातें सुनकर रोना इलियॉन की कुर्सी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और ताकि खाने की वजह से इलियॉन के कपड़े खराब ना हो, इसीलिए वो इलियॉन के गले में उसे एक नैपकिन पहनाने लगती है। फिर रोना थोड़ा खुश होकर इलियॉन से कहती है कि हाँ, आप क्या पूछना चाहते हैं? प्लीज जो भी बात आप मुझसे पूछना चाहते हैं वो आप बिना किसी संकोच के पूछ लीजिए। रोना की ये बात सुनकर इलियॉन थोड़ा सा झिझकता है और फिर रोना से कहने लगता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इलियॉन रोना से इतना कहने के बाद अपनी नजरें थोड़ी तिरछी करके पीछे की ओर रोना की तरफ देखते हुए थोड़ा सीरियस होकर रोना से कहता है कि रोना, तुम पिछले कल कहाँ गई थी? इलियॉन का सवाल सुनकर रोना काफी हैरान हो जाती है, इसलिए वो अपना मुंह खोलकर और अपनी आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी करके हैरानी से इलियॉन की तरफ देखने लगती है। इलियॉन को अचानक से ये सवाल पूछते देखकर रोना थोड़ा घबरा भी गई थी। तभी इलियॉन भी रोना को खामोश देखकर ये बात नोटिस कर लेता है और फिर से रोना से अपना सवाल दोहराते हुए रोना से पूछता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि कल तुम कहाँ गई थी। इलियॉन को फिर से अपना सवाल दोहराते हुए देखकर रोना ये समझ जाती है कि शायद इलियॉन ने उसका झूठ पकड़ लिया है और इलियॉन को ये बात पता चल गई है कि वो पिछले कल बहाना बनाकर बुटीक के बजाय कहीं और ही गई थी। इसीलिए फिर से इलियॉन का ये सवाल सुनकर रोना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है और हकलाते हुए इलियॉन को जवाब देने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर इलियॉन पीछे की तरफ मुड़कर रोना की तरफ देखने लगता है। इलियॉन को अपने जवाब का इंतजार करते हुए देखकर रोना इलियॉन से कहती है कि मैंने कहीं सुना था कि आपकी आंखों की रोशनी को फिर से वापस लाने का एक तरीका है, इसीलिए मैं उस तरीके की खोज में गई थी। पर रोना की ये बात सुनकर इलियॉन का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, पर फिर अचानक से किसी बात के बारे में सोचकर इलियॉन की हंसी छूट जाती है। इलियॉन का मूड खराब होते देखकर रोना इलियॉन के कंधे पर अपना एक हाथ रखती है। तभी इलियॉन फिर से आगे की तरफ मुड़कर अपने एक हाथ को अपने मुंह के आगे रखते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए रोना से कहता है कि इस तरह से हंसने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन बदकिस्मती से मेरी आंखों की रोशनी फिर से ठीक नहीं हो सकती है। पर इलियॉन की ये बात सुनते ही रोना काफी गुस्सा हो जाती है, इसीलिए वो गुस्से में जोर जोर से अपने पांव जमीन पर पटक कर चलते हुए डाइनिंग टेबल के दूसरी ओर रखे हुए अपनी कुर्सी की तरफ जाने लगती है और फिर गुस्से में इलियॉन से कहती है
कि मैंने आपको ये बात इसीलिए नहीं बताई थी क्योंकि मुझे पता था कि आप इसी तरीके से रिएक्ट करोगे। रोना की ये बात सुनकर इलियन रोना से कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि महाराज ने अपने भतीजे यानी कि मेरी आंखों की रोशनी वापस लाने के लिए हर तरह की कोशिशें करके देख ली है, लेकिन फिर भी देखो मैं तो अभी भी अंधा ही हूँ। इलियन की ये बातें सुनकर रोना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर गुस्से में अपनी कुर्सी के ऊपर बैठने लगती है। तभी इलियन रोना से पूछता है कि तो फिर क्या हुआ, क्या तुम्हें वो इलाज मिला? इलियन का सवाल सुनकर रोना थोड़ा नर्वस होकर इलियन को जवाब देते हुए कहती है कि मुझे उस इलाज का एक हिस्सा मिला। पर रोना ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इलियन हैरान होकर रोना की आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखते हुए रोना से पूछता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? इलियन का सवाल सुनकर रोना इलियन के चेहरे की तरफ देखते हुए इलियन से कहती है कि मैंने एक बहुत ही कीमती मेडिसिनल हर्ब के बारे में सुना, और अगर उस मेडिसिनल हर्ब को चाय या फिर काढ़े में बदलकर उसे पिया जाए तो वो मेडिसिनल हर्ब उस चाय या फिर काढ़े को पीने वाले इंसान की किसी भी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकती है। पर रोना की ये बात सुनकर इलियन थोड़ा उदास हो जाता है और फिर कुछ सोचने के बाद रोना से पूछता है कि तुम कह रही हो कि किसी तरह का कोई काढ़ा? रोना से ऐसा कहने के बाद इलियन रोना से कहता है कि मैं पहले भी जड़ी बूटियों वाले ऐसे बहुत से काढ़े इस्तेमाल करके देख चुका हूँ, और मेरे इस्तेमाल की हुई उन सभी जड़ी बूटियों के रिकॉर्ड्स भी बर्नार्ड ने नोट करके किसी डॉक्यूमेंट में लिख कर रखे हुए हैं। इसीलिए अगर तुम उन जड़ी बूटियों के रिकॉर्ड्स के बारे में बर्नार्ड से पूछोगी तो वो तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स दे देगा। इलियन की ये बातें सुनकर रोना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पर तभी इलियन रोना से कहता है कि अगर तुम्हारी बताई हुई वो मेडिसिनल हर्ब बर्नार्ड के बनाए हुए उन रिकॉर्ड्स में दर्ज नहीं की होगी, और मैंने इससे पहले कभी उस मेडिसिनल हर्ब का इस्तेमाल करके उसे ट्राई नहीं किया होगा, तो मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन मैं पहले भी बहुत सी ऐसी मेडिसिनल हर्ब्स ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन उनमें से कोई भी हर्ब मेरी आंखों की रोशनी ठीक नहीं कर पाई। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बात को लेकर कोई ज्यादा खास उम्मीद लेकर मत रखो। इलियन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा हैरान होकर इलियन की तरफ देखने लगती है। तभी इलियन रोना से कहता है कि लेकिन फिर भी अगर तुम इतनी उम्मीदें लगाकर कोई भी चीज मेरे लिए लेकर आओगी तो मैं उसे पी लूंगा। इलियन को इतना मायूस देखकर रोना इलियन के थोड़ा नजदीक आकर इलियन के हाथ के ऊपर अपना एक हाथ रखकर धीमे से इलियन के हाथ को थपथपाते हुए उसे सांत्वना देते हुए इलियन से कहती है कि मास्टर। पर रोना ने अभी इतना ही कहा था कि तभी इलियन अचानक से रोना को अपना हाथ छूते हुए देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वो थोड़ा घबरा भी जाता है। पर तभी रोना इलियन के उस हाथ को उठाकर अपने दोनों हाथों में लेते हुए सीरियस होकर इलियन की तरफ देखते हुए इलियन से कहती है कि मास्टर, आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस आएगी। ऐसे कहकर रोना अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए इलियन के उस हाथ को कसकर पकड़ती है और फिर इलियन से कहती है कि मैं कैसे भी करके आपकी आंखों की रोशनी वापस लेकर आऊंगी। वहीं रोना के इलियन के हाथ को अपनी तरफ खींचने की वजह से अब तक इलियन अपनी चेयर से खड़ा हो गया था और थोड़ा सा आगे की तरफ झुककर रोना के नजदीक आ गया था। तभी रोना इलियन की आंखों की तरफ देखते हुए इलियन से कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि मैं कैसे भी करके आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस लेकर आऊंगी। रोना को अपना हाथ पकड़कर ये प्रॉमिस करते हुए देखकर इलियन थोड़ा सा हैरान था, पर रोना की बातें सुनने के बाद इलियन थोड़ा सा खुश भी हो जाता है। इसलिए वो हल्का सा ब्लश करते हुए रोना की आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखने लगता है। थोड़ी देर तक ऐसे ही रोना की आवाज की डायरेक्शन की तरफ देखने के बाद
इलियॉन अपने उस हाथ को रोना के उन दोनों हाथों से निकालने के लिए हल्का सा पीछे की तरफ खींचता है। ये देखकर रोना अपने दोनों हाथों में पकड़े हुए इलियॉन के उस हाथ को छोड़ देती है। फिर इलियॉन अपने उस हाथ की मुट्ठी बंद करके अपने उस हाथ को अपने मुंह के आगे ले जाकर बात बदलने के लिए थोड़ा सा खरासता है और फिर थोड़ा नर्वस होकर अपनी आंखें बंद करके रोना को ये सब कहने के लिए थैंक यू कहता है। ऐसे कहकर इलियॉन रोना से कहता है कि ठीक है, अब हमें खाना खाना चाहिए क्योंकि थोड़ी देर बाद आज हमें कहीं पर जाना भी है। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा हैरान होकर इलियॉन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि कहाँ, क्या आप आज भी कहीं जाने वाले हो? इस पर इलियॉन रोना को जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, हम आज बुटीक में जाने वाले हैं। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना थोड़ा खुश हो जाती है और फिर इलियॉन से कहती है कि ओह, तो क्या आज आप अपने लिए नए कपड़ों की फिटिंग करवाने के लिए नाप देने के लिए जा रहे हो? पर रोना का ये सवाल सुनकर इलियॉन रोना को नहीं में जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं नहीं, तुम रोना, तुम अपने नए कपड़ों की फिटिंग करवाने के लिए नाप देने बुटीक में जा रही हो। ऐसे कहकर इलियॉन रोना से कहता है कि जहां तक मैं जानता हूँ तो तुम पिछले कल भी बुटीक में नहीं जा पाई थी, इसलिए तुम्हें पिछले कल भी अपने लिए नए कपड़े खरीदने का मौका ही नहीं मिला होगा। पर इलियॉन की ये बातें सुनकर रोना काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है, इसीलिए वो अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर नहीं में इलियॉन को इशारा करते हुए घबराते हुए इलियॉन से कहती है कि सर, मैं ठीक हूँ। मैं पहले से ही बिना किसी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के आपके यहाँ पर काम कर पाने का मौका मिलने की वजह से आपकी काफी एहसानमंद हूँ, इसलिए मैं आपसे अपने लिए नए कपड़े खरीदवाकर आपके एहसानों के तले नहीं दबना चाहती हूँ। ऐसे कहकर रोना इलियॉन से कहती है कि मैं सच में बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे नए कपड़ों की जरूरत नहीं है। पर रोना की ये बातें सुनकर और उसे फिर से इलियॉन को एक बॉस की तरह ट्रीट करते हुए देखकर इलियॉन थोड़ा सा निराश हो जाता है। पर फिर इलियॉन रोना को अपने साथ बुटीक में ले जाने के लिए कन्विंस करते हुए रोना से कहता है कि मैंने सुना है कि उस दिन पिकनिक में जाने के लिए तुमने जो ड्रेस पहनी थी, तुम्हारे पास सिर्फ वही एक ड्रेस है। पर लेकिन अगर तुम बार बार अपनी वही ड्रेस पहनकर क्लेवेंट मैंशन से बाहर जाओगी तो सभी लोग हाउस ऑफ क्लेवेंट के बारे में तरह तरह की बातें करने लगेंगे और कहने लगेंगे कि क्या हाउस ऑफ क्लेवेंट कुछ और ड्रेसेस खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तुम्हारे इस तरह से बार बार एक ही ड्रेस को पहनकर बाहर जाने की वजह से सभी लोग हाउस ऑफ क्लेवेंट की रेपुटेशन पर सवाल उठाने लगेंगे। इलियॉन की ये बातें सुनकर रोना थोड़ा नर्वस हो जाती है और फिर इलियॉन से कहती है कि ओह, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं ब्रेकफास्ट के बाद आपके साथ बुटीक में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद रोना ब्रेकफास्ट करने लगती है, पर वहीं इलियॉन खाने के चम्मच को अपने हाथ में पकड़े हुए कुछ सोचता रहता है और फिर उदास होकर धीमे से अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि तो रोना के लिए ये सिर्फ एक अच्छी जॉब है। रोना की नजरों में इलियॉन के सिर्फ एक अच्छे बॉस होने की बात को याद करके इलियॉन काफी उदास और दुखी हो जाता है। थोड़ी देर बाद इलियॉन अपने बटलर बर्नार्ड और रोना को अपने साथ लेकर ले इलियॉन बुटीक में आता है। क्योंकि इलियॉन उस बुटीक का रेगुलर कस्टमर है और वो अपने कपड़े वहीं से ऑर्डर करवाता है, इसलिए इलियॉन को अपनी बुटीक में देखकर उस बुटीक की ओनर एमिली थोड़ा सा झुककर इलियॉन को योर रॉयल हाइनेस कहकर उसका वेलकम करती है और फिर इलियॉन को फिर से उनके बुटीक में आने के लिए थैंक यू कहती है। एमिली की ग्रीटिंग सुनने के बाद इलियॉन सीधे सीधे मुद्दे पर आते हुए एमिली से कहता है कि मैं मेरे साथ आई हुई इस लेडी के लिए कुछ नई आउटफिट्स ऑर्डर करवाना चाहता हूँ।
लेकिन इलियन की ये बात सुनते ही रोना थोड़ा चौंक जाती है और फिर हैरान होकर इलियन से कहती है कि सर, कुछ ड्रेसेस, मेरे लिए सिर्फ एक ही ड्रेस काफी है। इलियन से ऐसा कहने के बाद रोना धीमे से इलियन के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि सर, ये जगह महंगी होने के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है और भले ही चाहे आपके पास कितने भी ज्यादा पैसे क्यों ना हो, लेकिन आप इतनी महंगी जगह से मेरे लिए कपड़ों का ऑर्डर कैसे दे सकते हो। इलियन को इतने महंगे बुटीक से अपने लिए ड्रेसेस ऑर्डर करते हुए देखकर रोना के पसीने छूट गए थे। वहीं रोना की बातें सुनने के बाद इलियन रोना से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो जब तुम अपनी जॉब से रिजाइन करोगी तब तुम हाउस ऑफ क्लेवेंट की तुम्हें प्रोवाइड की हुई सभी ड्रेसेस वापस कर सकती हो। लेकिन इलियन की ये बातें सुनकर रोना काफी हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि लेकिन फिर भी इस जगह की ड्रेसेस बहुत ही ज्यादा महंगी है। रोना ये सोचकर काफी परेशान थी, पर तभी उस बुटीक की ओनर एमिली खुश होकर रोना से कहती है कि मिस, आप प्लीज मेरे साथ आइए। लेकिन रोना अपने लिए इतनी महंगी ड्रेसेस नहीं खरीदना चाहती थी, इसलिए वो एमिली की बात का कोई जवाब नहीं देती है। ये देखकर एमिली रोना को जबरदस्ती अपने साथ वहां से ले जाते हुए खुश होकर रोना से कहती है कि अब चलिए भी मिस। पर लेकिन जब एमिली जबरदस्ती रोना को अपने साथ वहां से लेकर जा रही थी, तब इलियन रोना की ड्रेसेस को ऑर्डर देते हुए शॉपकीपर से कहता है कि मैं उस लेडी के लिए हर मौसम की 5-5 ड्रेसेस ऑर्डर करना चाहता हूँ। इलियन का ऑर्डर सुनकर शॉपकीपर इलियन से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको फैब्रिक दिखाती हूँ। लेकिन इलियन और शॉपकीपर की बातें सुनकर रोना एमिली से कहती है कि रुको रुको। एमिली से ऐसा कहने के बाद रोना इलियन को रोकते हुए कहती है कि मास्टर रुक जाइए, इतनी सारी ड्रेसेस खरीदने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ज्यादा ही ड्रेसेस हो गई। लेकिन रोना की ये बातें सुनकर एमिली फिर से जबरदस्ती रोना को अपने साथ खींचकर वहां से ले जाते हुए रोना से कहती है कि अब चलिए भी मिस, पहले हम आपका नाप ले लेते हैं और फिर आप इस मौसम की अपनी पसंद की आउटफिट्स ट्राई करके देख सकती हो। ऐसे कहकर एमिली जबरदस्ती रोना को अपने साथ पर्दों के पीछे ले जाती है और फिर रोना को कुछ ड्रेसेस दिखाने लगती है। एमिली के उन ड्रेसेस को देखकर रोना एमिली से कहती है कि क्या ये ड्रेसेस कुछ ज्यादा ही तड़क भड़क वाली नहीं है। इस पर एमिली रोना से कहती है कि आप क्या बात कर रही हो, ये ड्रेसेस आप पर काफी अच्छी लग रही है। जिस वक्त एमिली रोना को लेकर पर्दों के पीछे चेंजिंग एरिया में गई थी, उस वक्त बाहर शॉपकीपर खुशी खुशी इलियन को कपड़ों के कुछ फैब्रिक्स दिखा रही थी। कुछ फैब्रिक्स को छूकर उनकी क्वालिटी को चेक करने के बाद इलियन शॉपकीपर से कहता है कि यहाँ डिस्प्ले पर रखी हुई सभी ड्रेसेस के टेक्सचर काफी अच्छे हैं, इसीलिए मैं इन सभी को ऑर्डर करना चाहूंगा। इलियन की ये बात सुनकर शॉपकीपर काफी खुश हो जाती है और फिर इलियन को थैंक यू सर कहती है। पर जब इलियन और वो शॉपकीपर एक दूसरे से ये बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से कोई उस बुटीक का दरवाजा खोलता है, जिसकी वजह से दरवाजे पर लगी हुई घंटी की आवाज होती है और दरवाजे पर लगी हुई उस घंटी की आवाज के साथ ही क्राउन प्रिंस सेबिल की भी आवाज आती है, जो बुटीक के अंदर आते ही कहता है कि जरा देखो तो सही यहाँ पर कौन है। क्राउन प्रिंस सेबिल की आवाज सुनकर वो शॉपकीपर और इलियन दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। दरअसल क्राउन प्रिंस सेबिल अपने बॉडीगार्ड के साथ उस बुटीक में आया था। उस शॉपकीपर को इलियन को कपड़े दिखाते हुए देखकर सेबिल इविल तरीके से मुस्कुराता है और फिर इलियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक अंधे आदमी को इस तरह की जगह में देखूंगा। वहीं सेबिल की ये बातें सुनकर इलियन सेबिल को उसकी आवाज से पहचान जाता है और फिर धीमे से अपने मुंह में बड़बड़ाता है कि सेबिल,
क्राउन प्रिंस सेबियल को अपने बॉडीगार्ड के साथ उस बुटीक में देखकर वो शॉपकीपर थोड़ा सा झुककर क्राउन प्रिंस सेबियल को ग्रीट करती है। ये देखकर क्राउन प्रिंस सेबियल अपने हाथ के इशारे से उस शॉपकीपर को कहता है कि ठीक है ठीक है। फिर क्राउन प्रिंस सेबियल इलियन की तरफ चलकर आते हुए इलियन से पूछता है कि इलियन, तुम इस जगह में क्या कर रहे हो? इलियन से ऐसा कहने के बाद सेबियल फिर से इलियन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे तो कोई अंदाजा ही नहीं था कि तुम अपनी ऐसी आंखों के साथ भी अपने घर के बाहर आना जाना मैनेज करना सीख रहे हो। सेबियल की ये सारी बातें सुनकर इलियन का मूड थोड़ा खराब हो जाता है, इसीलिए फिर वो सेबियल के ताने का जवाब ताने में देते हुए कहता है कि जितना कम तुम्हारा नॉलेज है उस हिसाब से मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें और भी बहुत सारी बातों का पता नहीं होगा। लेकिन इलियन की सिर्फ ये बात सुनकर ही सेबियल बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत घिसते हुए घूरकर इलियन की तरफ देखते हुए इलियन से पूछता है कि तुमने अभी क्या कहा? क्योंकि सेबियल थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे चेंजिंग एरिया में रोना, जो अपनी फिटिंग का नाप देने के लिए सिर्फ अपने इनरवेयर में ही थी, अचानक से पर्दे की दूसरी तरफ से किसी तरह का शोर आते हुए देखकर थोड़ा सा घबरा जाती है और फिर अपने दोनों हाथों से अपने आप को छुपाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि ये कैसा शोर हो रहा है। वहीं बुटीक ओनर एमिली, जो रोना के साथ वहीं पर थी, रोना को इतना घबराया हुआ देखकर और बाहर से शोर आते हुए देखकर रोना को समझाते हुए कहती है कि मैं बाहर जाकर पता करती हूँ कि आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए आप प्लीज मेरा यहीं पर वेट करो। एमिली की ये बात सुनकर रोना हाँ में सिर हिलाते हुए एमिली को जवाब देती है कि ठीक है। फिर एमिली पर्दे के दूसरी तरफ हॉल में जाकर क्राउन प्रिंस सेबियल को झुककर ग्रीट करती है। बुटीक ओनर एमिली को वहां पर देखकर सेबियल उससे कहता है कि मैं सोच ही रहा था कि आखिर तुम कहां गई। क्राउन प्रिंस सेबियल की ये बात सुनकर एमिली पोलाइटली उसे जवाब देते हुए कहती है कि सर, मैं दूसरी कस्टमर के साथ ड्रेसेस के बारे में कुछ बातचीत कर रही थी। एमिली की ये बात सुनकर क्राउन प्रिंस हंसता है और फिर कुछ कदम चलकर इलियन की तरफ जाते हुए कहता है कि कितनी मनोरंजक बात है। ऐसा कहकर सेबियल इलियन के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और फिर इलियन का मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या एक ब्लाइंड बीस्ट कपड़ों के बीच का अंतर भी बता सकता है। ये कहकर इलियन का मजाक उड़ाने के बाद सेबियल इलियन के कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को थपथपाते हुए इलियन से कहता है कि इस तरह की चीजें करके अपने आप को ज्यादा थकाओ मत और अपने मेंशन में वापस जाकर ठीक होने के लिए अच्छे से आराम करो। इलियन से ऐसा कहने के बाद सेबियल इलियन के कंधे पर अपना एक हाथ रखकर इलियन के नजदीक आकर मुस्कुराते हुए इलियन को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुम इस तरह से यहाँ वहां घूमते रहोगे तो तुम अपनी आंखों के अलावा और भी अपने शरीर की बहुत सारी चीजें घायल कर दोगे। और मैं तुमसे सिर्फ ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है और मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता कजिन अपने आप को चोट पहुंचाए। पर सेबियल की ये बातें सुनकर इलियन अपने कंधे पर रखा हुआ सेबियल का वो हाथ अपने हाथ से हटाकर अपने आप से दूर कर देता है और फिर अपने एक हाथ को अपने उस कंधे पर घुमाकर अपने कपड़ों को साफ करते हुए सेबियल से अपनी नजर फेर लेता है और फिर सेबियल की धमकी का जवाब देते हुए सेबियल से कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने के बजाय अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी लापरवाही से कहे हुए तुम्हारे ये शब्द तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पर इलियन को सेबियल से इस तरह से बात करते हुए देखकर सेबियल का बॉडीगार्ड सेबियल के आगे आकर खड़ा हो जाता है और फिर अपनी एक बाजू आगे करके इलियन को सेबियल के नजदीक आने से रोकते हुए
चिल्लाते हुए इलियन से कहता है कि तुम्हारी क्राउन प्रिंस की बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर उस बॉडीगार्ड को इस तरह से बीच में दखल देते हुए देखकर और उसकी बातें सुनकर इलियन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो अपनी गुस्से भरी नजरों से उस बॉडीगार्ड की आवाज की डायरेक्शन में देखता है। पर अचानक से इलियन को इतना ज्यादा गुस्सा देखकर वो बॉडीगार्ड बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। इसीलिए वो इलियन से डरकर नर्वस होकर बुत बनकर वहीं पर खड़ा रहता है। अपने बॉडीगार्ड को इलियन से इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर क्राउन प्रिंस सेबियल उस पर हंसने लगता है और फिर अपनी पीठ फेरकर वहां से जाते हुए अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि रहने दो, भले ही वो अंधा है लेकिन फिर भी तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। अपने बॉडीगार्ड से ऐसा कहने के बाद सेबियल साइड में हो जाता है और फिर चलकर इलियन के पास आकर इलियन के पीछे उसकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाता है। फिर सेबियल इलियन से कहता है कि वैसे मैं काफी सरप्राइज्ड हूँ, क्योंकि आज से पहले तो तुमने कभी भी किसी औरत में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन अब देखो आज तुम किसी औरत के साथ इस स्टोर में आए हो। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अब तुम किसी औरत में इंटरेस्टेड हो और शायद अब तुम उसे पसंद भी करने लगे हो। पर सेबियल की ये बात सुनकर इलियन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसलिए वो पीछे सेबियल की आवाज की डायरेक्शन की तरफ घूर कर देखते हुए सेबियल से कहता है कि इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। पर इलियन को इस बात पर गुस्सा होते हुए देखकर सेबियल थोड़ा खुश हो जाता है और फिर इलियन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए इलियन से कहता है कि ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी ऐसी बातें मुझे चोट पहुंचाती है और वैसे भी तुम्हारा होने वाला फ्यूचर पार्टनर भी तो मेरे भी परिवार का हिस्सा होगा। इलियन से ये सारी बातें कहते कहते सेबियल चेंजिंग एरिया के उस पर्दे के काफी नजदीक आ गया था। इसलिए पर्दे के दूसरी तरफ रोना को भी सेबियल की ये सारी बातें साफ साफ सुनाई दे रही थी। सेबियल की बातें सुनकर रोना हल्का सा ब्लश करती है और फिर अपने मन में कहते हैं कि मैं इलियन की पार्टनर नहीं हूँ। पर रोना ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से उसे सेबियल के कदमों की आहट और भी साफ साफ सुनाई देने लगती है। सेबियल के कदमों की आहट सुनकर रोना के पसीने छूट जाते हैं और फिर वो घबराकर अपने मन में अपने आप से कहती है कि इस इंसान की बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और ऊपर से इस वक्त मैं अपने कपड़े भी चेंज नहीं कर सकती हूँ। पर रोना ये सोच ही रही थी कि तभी अचानक से सेबियल चलते चलते रोना के पीछे आकर पर्दे के दूसरी तरफ खड़ा हो जाता है और फिर सेबियल इलियन से कहता है कि कजिन, क्योंकि तुम अपनी होने वाली फ्यूचर पार्टनर को नहीं देख सकते हो, इसलिए तुम्हारे बदले मैं ही उसे देख लेता हूँ। पर्दे की दूसरी तरफ किसी आदमी की परछाई देखकर और उसकी बातें सुनकर रोना काफी नर्वस हो जाती है और फिर अपने मन में कहती है कि ऐसा मत कहना कि यह आदमी इस पर्दे को हटाकर मुझे देखने के बारे में सोच रहा है। रोना ये सब सोचकर काफी नर्वस थी। तभी पर्दे की दूसरी तरफ सेबियल इलियन से कहता है कि किसे पता, हो सकता है कि वो लड़की बुरे इरादों से तुम्हारे पास आई हो और वो तुम्हें अपने जाल में फंसाने के बाद तुम्हारी ग्रैंड डुके की पूरी जायदाद को हड़पना चाहती हो। इलियन से ऐसा कहकर सेबियल उस पर्दे को पकड़कर उसे हटाने लगता है। वहीं पर्दे की दूसरी तरफ सेबियल की ये सारी बातें सुनकर और सेबियल को उस पर्दे को हटाने के लिए उस पर्दे को पकड़ते हुए देखकर रोना काफी घबरा जाती है और फिर अपने आप को अपने दोनों हाथों से छुपाते हुए घबराते हुए अपने मन में कहती है कि नहीं नहीं, पर्दा मत हटाना। पर इससे पहले कि सेबियल उस पर्दे को हटा पाता, इलियन उसकी कलाई पकड़कर उसे रोक लेता है और थोड़े गुस्से में सेबियल की आंखों में देखने लगता है। इलियन को इस तरह से अचानक से अपनी कलाई पकड़कर
अपनी आंखों में देखते हुए देखकर सेबियल थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी से अपना मुंह खोलकर इलियन की आंखों में देखने लगता है। सेबियल को यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इलियन के अंधे होने के बावजूद भी इलियन ने उसकी कलाई पकड़कर उसे कैसे रोक लिया और अब वो उसकी आंखों की तरफ कैसे देख रहा है। इस बात के बारे में सोचकर सेबियल काफी घबरा गया था, इसीलिए वो इलियन की तरफ देखते हुए घबराते हुए इलियन से कहता है कि क्या तुम्हारी आंखें ठीक हो गई है। पर सेबियल की ये बातें सुनकर इलियन उससे अपनी नजरें फेरते हुए उसे जवाब देता है कि तुम्हारी इस तरह की धीमी धीमी मूवमेंट्स को भांपना मेरे लिए बहुत ही आसान है। तुम आगे क्या करने वाले हो ये जानने के लिए मुझे मेरी आंखों की जरूरत नहीं है। मैं बिना आंखों के भी तुम्हारी मूवमेंट्स के बारे में जान सकता हूँ। लेकिन इलियन की ये बातें सुनकर सेबियल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने दांत घिसने के बाद जल्दी से इलियन के नजदीक जाकर अपने एक हाथ से इलियन के कॉलर को पकड़ते हुए इलियन की आंखों में देखते हुए गुस्से में इलियन को गाली बकते हुए कहता है कि तुम कुत्ते कहीं के। पर इससे पहले कि सेबिल इलियन के साथ और भी बुरी तरीके से पेश आ पाता, तभी सेबिल के पीछे खड़ी हुई दो औरतें खिड़की के पास धीमे धीमे आपस में कुछ बातें करते हुए एक दूसरे से कहने लगती है कि क्या ये अंदर फाइट कर रहे हैं। तभी वो दूसरी औरत पहले वाली औरत से कहती है कि क्या वो इंसान क्राउन प्रिंस नहीं लग रहा है। उस दूसरी औरत को अपने आप को पहचानते हुए देखकर सेबिल थोड़ा घबरा जाता है और इसीलिए ताकि ये बात और आगे ना बढ़े और कोई भी उसकी क्राउन प्रिंस की रेपुटेशन पर सवाल ना उठाए, इसलिए सेबिल इलियन के कॉलर को छोड़ देता है। वहीं सेबियल की ये हरकत देखने के बाद इलियन का बटलर बर्नार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, इसीलिए वो गुस्से में घूरकर सेबियल की तरफ देखे जा रहा था। तभी सेबियल पीछे की तरफ मुड़कर वहां से जाते हुए इलियन से कहता है कि आज के लिए इतना काफी है। क्योंकि सेबियल का बॉडीगार्ड इलियन से काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए सेबियल को वहां से जाते हुए देखकर सेबियल का बॉडीगार्ड भी जल्दी से दौड़कर उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी सेबियल वहां से जाते हुए बुटीक ओनर एमिली से कहता है कि मेरे कजिन इलियन के ऐसे होने की वजह से वो कपड़ों के बीच का अंतर तो पता नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इन कपड़ों को खरीदने में इतनी मेहनत करने में ऐसे ही थका रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ताकि मेरे कजिन को कोई ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए तुम उसके जितनी हो सके उतनी मदद करो। सेबियल की ये बात सुनकर एमिली थोड़ा सा झुककर सेबियल को गुड बाय करते हुए उसे जवाब देती है कि भले ही ग्रैंड डुके इलियन अपनी आंखों की ऐसी होने की वजह से इन कपड़ों को नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा उनकी सभी सेंसेस काफी अच्छी है और इनके इतने वेल्दी होने की वजह से मुझे इनकी मदद करने में भी कोई परेशानी नहीं है। एमिली की ये बातें सुनकर क्राउन प्रिंस सेबियल हंसता है और फिर अपने हाथ से इशारा करके उसे बाय करते हुए वहां से जाते हुए एमिली से कहता है कि हाँ, जितना हो सके तुम इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाकर पैसे कमा लो। एमिली से ऐसा कहने के बाद सेबिल बुटीक से बाहर जाने के लिए दरवाजे के पास जाता है। यह देखकर सेबिल का बॉडीगार्ड उसके लिए बुटीक का दरवाजा खोलता है। फिर सेबिल दरवाजे से बाहर की तरफ जाते हुए एमिली से कहता है कि मैं किसी और दिन वापस यहाँ आऊंगा। सेबियल की ये बात सुनकर एमिली उसे बाय करते हुए कहती है कि ध्यान से जाइएगा सर। एमिली की ये बात सुनकर सेबिल एक नजर पीछे की तरफ घूरकर इलियन की तरफ देखता है और फिर वहां से चला जाता है। सेबियल को वहां से जाते हुए देखकर सेबियल का बॉडीगार्ड भी बुटीक का दरवाजा बंद करके सेबियल के पीछे पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से दरवाजा बंद होते वक्त भी एक बार फिर से दरवाजे पर लगी हुई उस घंटी की आवाज होती है। थोड़ी देर बाद इलियन और रोना भी अपने कपड़ों की शॉपिंग को पूरा करके उस बुटीक से बाहर आ जाते हैं
इलियॉन ने काफी ज्यादा शॉपिंग की हुई थी, इसीलिए बहुत सारे ब्रीफकेसेस इलियॉन के शॉपिंग के सामान से भर गए थे। ये देखकर इलियॉन का बटलर बर्नार्ड मेन रोड पर लगे हुए अपने कैरेज की छत के ऊपर उन सभी ब्रीफकेसेस को अच्छे से रखवा देता है और फिर इलियॉन, रोना और बर्नार्ड वापस से क्लेवेंट मैंशन में जाने के लिए उस कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं। ग्रैंड डुक इलियॉन का वो कैरेज अंदर से काफी लग्जरियस था और क्योंकि उस कैरेज की खिड़कियां खुली थी, इसीलिए बाहर का नजारा भी उन खिड़कियों में से साफ साफ दिखाई दे रहा था। पर सेबियल की वजह से इलियॉन, रोना और बर्नार्ड का मूड काफी खराब हो गया था, इसीलिए वो तीनों मुंह लटकाए खामोशी से कैरेज के अंदर बैठे हुए थे। इलियॉन कैरेज के अंदर अपनी आंखें बंद करके खामोशी से अपनी बाजुएं क्रॉस करके एक आलीशान सोफे के ऊपर अकेला बैठा हुआ था। वहीं बर्नार्ड और रोना इलियॉन के सामने वाली सीट पर एक साथ बैठे हुए थे। क्योंकि इलियॉन, रोना और बर्नार्ड तीनों का ही मूड काफी खराब था, इसीलिए वो तीनों चुपचाप खामोश होकर अपनी अपनी सीटों पर बैठे हुए थे और इसीलिए वहां पर सिर्फ कैरेज के पहियों के कंकर पत्थर पर चलने की ही आवाजें आ रही थी। थोड़ी देर तक ऐसे ही खामोश होकर अपनी सीट पर बैठे रहने के बाद रोना अपनी चुप्पी तोड़ देती है और फिर बहुत ही खराब मूड के साथ धीमे से अपने बगल में बैठे हुए बर्नार्ड से पूछती है कि उस बास्टर्ड की क्या प्रॉब्लम थी। रोना की ये बात सुनकर बर्नार्ड रोना की तरफ देखते हुए धीमे से उससे कहता है कि रोना, क्या तुमने अभी क्राउन प्रिंस को बास्टर्ड कहा? रोना की ही तरह बर्नार्ड का मूड भी काफी खराब था, इसीलिए रोना को सेबिल को गाली देते हुए देखकर बर्नार्ड रोना को शाबाशी देते हुए कहता है कि गुड जॉब रोना। पर बर्नार्ड ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी सेबिल की हरकतों के बारे में सोचकर रोना के गुस्से का पारा बढ़ जाता है। इसीलिए फिर रोना गुस्से में भड़कते हुए धीमे से बर्नार्ड से कहती है कि उस आदमी की बातें सुनकर मेरा खून गुस्से में बहुत ज्यादा उबल रहा था। ऐसे कहकर रोना बर्नार्ड से कहती है कि मुझे कोई एक बात बताओ जिसमें वो आदमी मास्टर इलियॉन से बेहतर हो। ये तो उस आदमी की किस्मत अच्छी थी कि उसने रॉयल फैमिली में जन्म लिया, इसीलिए वो क्राउन प्रिंस बन गया। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो उस आदमी के अंदर एक भी ऐसी बात नहीं है जिसमें वो मास्टर इलियॉन से बेहतर हो। रोना को सेबिल पर इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए देखकर बर्नार्ड को भी सेबिल की सभी हरकतें फिर से याद आने लगती है। इसीलिए फिर बर्नार्ड गुस्से में कंपकपाते हुए धीमे से रोना से कहता है कि ऑफ कोर्स वो आदमी तो हमारे ग्रैंड डुके के साथ कंपेयर करने के भी लायक नहीं है। वो आदमी तो बस पूरे दिन महल में इधर उधर घूमने के बाद आराम से लेटा रहता है और कोई भी काम नहीं करता है। रोना से ये सब कहने के बाद बर्नार्ड रोना की तरफ देखते हुए धीमे से रोना से कहता है कि जब मास्टर इलियॉन को चोट नहीं लगी थी और उनकी आंखें बिल्कुल ठीक थी, तब उस वक्त तो वो बेवकूफ आदमी हमारे मास्टर के साथ इस तरह से पेश आना तो दूर की बात, उनके सामने खड़े होकर ये सब कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था। बर्नार्ड की ये बातें सुनकर रोना भी बर्नार्ड की तरफ देखते हुए धीमे से बर्नार्ड से कहते हैं कि सीरियसली आखिर भला एक बीमार आदमी के साथ ऐसे कौन पेश आता है? वो क्राउन प्रिंस सच में बहुत ही बुरा आदमी है। भले ही बर्नार्ड और रोना धीमे धीमे फुसफुसाते हुए एक दूसरे से ये सारी बातें कहे जा रहे थे, लेकिन तब भी क्योंकि इलियॉन उनके सामने वाली सीट पर उनके काफी नजदीक बैठा हुआ था, इसलिए इलियॉन को भी उनकी ये सारी बातें सुनाई दे जाती है। इसलिए बर्नार्ड और रोना को सेबिल पर गुस्सा होते हुए देखकर इलियॉन उन दोनों से कहता है कि बस करो और चुप हो जाओ। अचानक से इलियॉन की ये बातें सुनकर बर्नार्ड और रोना, जो एक दूसरे की तरफ देखते हुए सेबिल की बुराई किए जा रहे थे, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना, जो सेबिल की बुराई कर रही थी, एकदम चुप हो जाती है और अपनी सांस रोककर बर्नार्ड की तरफ देखने लगती है। वहीं इलियॉन की ये बात सुनकर बर्नार्ड भी अपने होठ कसकर बंद कर लेता है और चुपचाप खामोशी से रोना की तरफ देखने लगता है। तभी इलियॉन अपनी आंखें खोलकर बर्नार्ड और रोना की सीट की तरफ देखते हुए उन दोनों की बातों को नहीं सुनने का दिखावा करते हुए बर्नार्ड और रोना से पूछता है
कि तुम दोनों धीमे धीमे आपस में एक दूसरे से क्या फुसफुसा रहे थे। इलियॉन का ये सवाल सुनकर बर्नार्ड और रोना आगे की तरफ सीधे होकर बैठ जाते हैं। रोना थोड़ा नर्वस होकर इलियॉन की तरफ देखते हुए उसे जवाब देती है कि हम दोनों उस मेडिसिनल काढ़े के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद रोना बर्नार्ड को अपनी कोहनी से मारते हुए उसे अपनी हाँ में हाँ मिलाने के लिए इशारा करती है। रोना का इशारा समझकर बर्नार्ड भी इलियॉन की तरफ देखते हुए घबराते हुए इलियॉन को जवाब देता है कि हाँ, रोना ठीक कह रही है। रोना मुझे उस काढ़े के बारे में बता रही थी जिससे आपकी आंखें फिर से ठीक हो सकती है। रोना और बर्नार्ड को इस तरह से बहाने बनाते हुए देखकर इलियॉन की हंसी छूट जाती है। फिर इलियॉन अपनी आंखें बंद करके अपना सिर थोड़ा सा झुकाते हुए उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों को लगता होगा कि मैं एक बेवकूफ हूँ। बर्नार्ड और रोना से ऐसा कहने के बाद इलियॉन अपनी आंखें खोलकर सीरियस होकर बर्नार्ड और रोना की तरफ देखता है और फिर उन दोनों से कहता है कि इस तरह से मेरे बदले सेबियल पर गुस्सा होना और उसे कोसना कोई अच्छा आइडिया नहीं है, क्योंकि इंपेरिकल फैमिली के किसी भी मेंबर की बेइज्जती करने के लिए काफी बड़ी पनिशमेंट दी जाती है। इसलिए सेबियल की कही हुई उन सब बातों के बारे में ज्यादा मत सोचो और उस पर ज्यादा कोई ध्यान मत दो। पर लेकिन इलियॉन की ये बात सुनकर रोना काफी उदास हो जाती है और फिर इलियॉन से कहती है कि सर, इस बात का भला कैसे कोई मतलब बनता है। इलियॉन से ऐसा कहने के बाद रोना फिर से सेबियल पर गुस्सा होते हुए थोड़ी ऊंची आवाज में इलियॉन से कहती है कि सर, मैं आपकी सर्वेंट हूँ, इसलिए मैं उस आदमी की परवाह क्यों करूं। और ये तो शुक्र मनाओ कि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं थी। अगर मैं थोड़ी देर पहले तैयार हो गई होती तब तो मैंने उसकी पिटाई कर दी होती। रोना को अपने बदले सेबियल पर इतना गुस्सा होते हुए देखकर इलियॉन थोड़ी क्यूट तरीके से अपनी पलकें झपकाते हुए रोना की तरफ देखने लगता है। वही रोना की बातें सुनकर बर्नार्ड भी रोना की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है कि एग्जैक्टली, ये तो रोना पूरी तरह से ड्रेस्ड नहीं थी। अगर वो पूरी तरह से ड्रेस्ड होती तो उसने सेबियल की पिटाई कर दी होती। लेकिन बर्नार्ड की ये बातें सुनकर रोना बर्नार्ड से कहती है कि मिस्टर बर्नार्ड, किसी की पिटाई करने के लिए आपको अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल करने के बारे में सोचना चाहिए। रोना और बर्नार्ड सेबियल पर गुस्सा करते हुए काफी सारी बातें करते रहते हैं और धीरे धीरे उनका कैरेज रोड में से गुजरते हुए क्लेवेंट मैंशन की तरफ आगे बढ़ता रहता है। पर तभी अचानक से मौसम फिर से पिछले कल की तरह ही खराब हो जाता है, जिसकी वजह से दिन के समय ही थोड़ा अंधेरा हो जाता है और देखते ही देखते फिर से बारिश होने लगती है। जब इलियॉन, रोना और बर्नार्ड की घोड़ा गाड़ी क्लेवेंट मैंशन के सामने के रोड पर पहुंचती है तब तक बहुत जोरों की बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से अगर वो मैंशन में जाने के लिए कैरेज से बाहर निकलते तो वो बारिश के पानी की वजह से पूरी तरह से भीग जाते। उस कैरेज के क्लेवेंट मैंशन के सामने रुकते ही बर्नार्ड उस कैरेज का दरवाजा खोलता है। फिर रोना भी अपनी सीट पर से उठकर कैरेज के बाहर की तरफ झांकते हुए कहती है कि आज फिर से बारिश हो रही है। तभी बर्नार्ड बारिश के पानी से बचने के लिए अपने सर के ऊपर अपना एक हाथ रखता है और फिर कैरेज से बाहर जाते हुए रोना और इलियॉन से कहता है कि मैं छाते लेकर आता हूँ। रोना और इलियॉन से ऐसा कहने के बाद बर्नार्ड कैरेज से बाहर निकलते हुए इलियॉन से कहता है कि सर, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। बर्नार्ड को कैरेज से बाहर निकलते हुए देखकर रोना भी बर्नार्ड के पीछे पीछे कैरेज से बाहर निकलने लगती है और फिर बर्नार्ड के साथ वहां से जाने लगती है। पर तभी इलियॉन रोना को कैरेज से बाहर निकलने से रोकते हुए कहता है कि रोना, तुम यहीं रुको। तुम पिछले कल भी बारिश के पानी की वजह से काफी भीग गई थी। इलियॉन की यह बात सुनकर रोना कैरेज से बाहर नहीं निकलती है और इलियॉन के साथ ही कैरेज के अंदर ही रुक जाती है। वहीं बर्नार्ड छाते लाने जाने के लिए जल्दी से कैरेज से बाहर निकलकर दौड़कर क्लेवेंट मैंशन की सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है।
फिर रोना इलियॉन के बगल वाली सीट पर इलियॉन के साथ बैठकर बर्नार्ड के वापस आने का इंतजार करने लगती है और फिर कैरेज के बाहर की तरफ गिर रही बारिश की बूंदों की तरफ देखते हुए इलियॉन से कहती है कि आज भी पिछले कल की तरह ही बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पर इलियॉन रोना की बगल में चुपचाप बैठा रहता है और कोई बात नहीं करता है। सेबियल की बातों का इलियॉन पर भी काफी असर हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी उदास था और उसका बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। इसलिए इलियॉन खिड़की के बाहर गिर रही बारिश की बूंदों की आवाज को सुनता रहता है और चुपचाप अपनी सीट पर बैठा रहता है। इलियॉन को इतना खामोश देखकर रोना एक नजर इलियॉन के चेहरे की तरफ देखती है और फिर इलियॉन की फिक्र करते हुए इलियॉन से कहती है कि मास्टर, आपकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्या आप ठीक हो? पर रोना को अपनी फिक्र करते हुए देखकर इलियॉन धीमे से रोना के कंधे के ऊपर अपना सिर रखता है और फिर रोना का सहारा लेकर बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके रोना को जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ। रोना इलियॉन को इस तरह से अपने कंधे के ऊपर सर रखकर अपना सहारा लेते हुए देखकर इलियॉन की थोड़ी फिक्र करते हुए इलियॉन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। तभी इलियॉन उदास होकर रोना से कहता है कि बारिश की वजह से काफी ज्यादा फिसलन हो गई है। इलियॉन की ये बात सुनकर रोना कैरेज के बाहर की तरफ देखते हुए इलियॉन को जवाब देती है कि हाँ सर, बारिश के पानी की वजह से काफी ज्यादा फिसलन हो गई है। तभी रोना की ये बात सुनकर इलियॉन रोना के कंधे के ऊपर अपना सिर रखे हुए रोना से कहता है कि इसीलिए मैं तुम्हारे कंधे पर अपना सिर रखकर तुम्हारा सहारा नहीं ले रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा फिसल गया जिसकी वजह से मेरा सिर तुम्हारे कंधे के ऊपर गिर गया। इलियॉन की यह बात सुनकर रोना चुपचाप एकटक इलियॉन के चेहरे की तरफ देखने लगती है। तभी इलियॉन की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और उसके वो आंसू उसकी आंखों से बहकर निकलने के बाद उसके हाथों के ऊपर गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से इलियॉन का चेहरा थोड़ा छुपा हुआ होने के बावजूद भी रोना को इलियॉन के वो आंसू उसके हाथों के ऊपर दिख जाते हैं। थोड़ी देर बाद बर्नार्ड रोना और इलियॉन के लिए छाता लेकर वापस वहां पर आता है और फिर उन दोनों को अपने साथ क्लेवेंट मैंशन के अंदर ले जाता है। क्लेवेंट मैंशन में अंदर जाने पर रोना खिड़की के पास खड़े हुए क्लेवेंट मैंशन के बाहर गिर रही बारिश के पानी की बूंदों की तरफ देख रही थी। तभी इलियॉन का बटलर बर्नार्ड रोना को आवाज डालते हुए कहता है कि रोना, आज रॉयल हाइनेस जल्दी सो जाएंगे, इसलिए तुम भी अपनी छुट्टी कर सकती हो और सोने जा सकती हो। पर इलियॉन की हालत देखकर और बर्नार्ड की ये बात सुनकर रोना का मूड काफी खराब हो जाता है और क्योंकि इलियॉन के इतने दुखी और उदास होने का कारण क्राउन प्रिंस सेबियल था, इसलिए इस बात के बारे में सोचकर रोना के गुस्से का पारा बहुत बढ़ जाता है और वो गुस्से में थर-थर कांपने लगती है। फिर रोना सेबियल पर गुस्सा करते हुए उसे गालियां बकते हुए कहती है कि आखिर इस तरह का बदतमीज, घमंडी, झगड़ालू और सड़ू किस्म का इंसान एम्पायर का अगला होने वाला राजा कैसे हो सकता है। क्राउन प्रिंस सेबियल के बारे में ये सारी बातें कहकर उसकी बुराई करने के बाद रोना नॉवेल की स्टोरी को याद करते हुए कहती है कि क्या नॉवेल की स्टोरी में वो आदमी सिर्फ इलियॉन का लव राइवल नहीं था, पर लेकिन किसने सोचा था कि वो आदमी इस तरह का प्लेबॉय होगा। सेबियल की कही हुई वो सारी बातें और उसकी हरकतों के बारे में याद करके रोना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए फिर वो अपनी इमेजिनेशन में सेबियल की पिटाई करते हुए कहती है कि जिस वक्त वो उस पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त मुझे उस क्राउन प्रिंस को उसी पर्दे में लपेटकर उसकी पिटाई कर देनी चाहिए थी और उसे मार मार कर अधमरा कर देना चाहिए था। यह कहकर रोना अपनी मुट्ठी बंद करके उसे मरोड़ते हुए गुस्से में अपने आप से कहती है कि आखिर उस क्राउन प्रिंस के मास्टर इलियॉन के इस तरह से बेइज्जती करने की हिम्मत भी कैसे हुई। बस थोड़ा समय और फिर जब मास्टर इलियॉन की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी तब उस क्राउन प्रिंस को पता चलेगा। पर रोना ने अभी ऐसा कहा ही था कि तभी अचानक से उसे कुछ याद आता है,
इसलिए वो क्राउन प्रिंस और उसकी हरकतों के बारे में सोचना छोड़कर जल्दी से दौड़कर क्लेवेंट मैंशन से बाहर आती है और फिर बारिश के पानी की परवाह किए बिना दौड़कर कहीं जाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि इस सब से मुझे याद आया कि वो जड़ी बूटी। ये सोचकर रोना दौड़कर वहां से जाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि आखिर मैं सोच क्या रही थी, आखिर भले मैं उस जड़ी बूटी के बारे में कैसे भूल सकती हूँ। ये सब सोचकर रोना नॉवल की स्टोरी के उस दिन को याद करती है जिस दिन करीना ने उस जड़ी बूटी को उखाड़ कर निकाला था और फिर उसने उस जड़ी बूटी को इलियन के पास ले जाकर इलियन से कहा था कि ये फूल तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस लाने में मदद करेगा। ये सब कहने के बाद नॉवल की उस स्टोरी में करीना ने इलियन से कहा था कि इलियन तुम बहुत लकी हो क्योंकि बारिश के पानी की वजह से इस जड़ी बूटी के फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन देखो इतनी बारिश होने के बाद भी ये फूल नहीं मुरझाए। ये फूल अभी भी जिंदा है, इसका मतलब है कि ये फूल पक्का तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। फिर रोना अपनी फूली हुई सांसों के साथ दौड़कर बगीचे की तरफ जाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि नॉवल की स्टोरी की ये लाइनें मुझे अभी याद आई। ये सब सोचकर रोना इलियन के उन आंसुओं के बारे में याद करती है जो उसने थोड़ी देर पहले कैरेज के अंदर बैठे हुए रोना के कंधे के ऊपर अपना सिर रखकर बहाए थे। इलियन की हालत और उसके आंसुओं के बारे में याद करके रोना काफी दुखी हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। बारिश में भीगते हुए इतना दौड़ने की वजह से रोना की सांसें काफी फूल गई थी, पर लेकिन वो इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं देती है और फिर इलियन के लिए परेशान होते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि पिछले कल भी आज की ही तरह बारिश हुई थी, इसीलिए अगर कहीं वो फूल कल का ही मुरझा गया होगा तो। इलियन अपनी आंखों की वजह से पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अब उसका वो दर्द और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ये सब सोचते सोचते रोना क्लेवेंट मैंशन के बगीचे के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पर वो जड़ी बूटी खिली हुई थी। उस जड़ी बूटी को देखते ही रोना उस जड़ी बूटी के पास अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और फिर रोते हुए उस जड़ी बूटी की तरफ देखते हुए उदास होकर अपने मन में अपने आप से कहती है कि अब मैं क्या करूं, ये जड़ी बूटी तो मुरझा रही है। बारिश के पानी की बूंदों की वजह से उस जड़ी बूटी को मुरझाते हुए देखकर रोना अपने दोनों हाथ उस जड़ी बूटी के ऊपर रखकर उसे बारिश के पानी की बूंदों से बचाने की कोशिश करती है, पर लेकिन फिर भी बारिश के पानी की बूंदों की वजह से उस जड़ी बूटी पर लगे हुए फूलों का रंग फीका होता जा रहा था। ये देखकर रोना रोना बंद कर देती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि नहीं, इस वक्त मेरे पास रोने के लिए समय नहीं है। यह सोचकर रोना उस जड़ी बूटी को अपने एक हाथ से पकड़कर उसे जमीन से उखाड़ देती है। फिर रोना उस जड़ी बूटी को अपने एक हाथ में पकड़कर अपने दूसरे हाथ से उस जड़ी बूटी को बारिश के पानी से बचाने के लिए अपने दूसरे हाथ से उस जड़ी बूटी के ऊपर छाया करते हुए दौड़कर बगीचे में से जाते हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। यह सोचकर रोना उस जड़ी बूटी को अपने हाथ में लिए दौड़कर क्लेवेंट मैंशन की तरफ जाने लगती है। तो अब आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।